Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon one of the example on LP model formulation, and this example is based on finance. यानी कि अगर फाइनेंस की फील्ड में कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो उसके रिगार्डिंग हम किस तरीके से LP मॉडल को फॉर्मुलेट कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज के एग्जाम्पल में. द एग्जाम्पल इज एज फॉलोज. XYZ is an investment company. To aid in its investment decision, the company has developed the investment alternatives for a 10-year period as given in the following table. तो यहाँ XYZ कंपनी के रेफरेंस में ये क्वेश्चन है जो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है और ये अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को फॉलो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से 10-year पीरियड के बेसिस पर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स को इसने डेवलप किया है और इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी आपको अवेलेबल है. इन्फॉर्मेशन की एक टेबल यहाँ पर नीचे रिप्रेजेंट की गई है जिसमें डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स को डिफाइन किया गया है, उनके लेंथ ऑफ इन्वेस्टमेंट को डिफाइन किया है, फिर उनके एनुअल रेट ऑफ रिटर्न को डिफाइन किया है परसेंटेज में, रिस्क कोफिशिएंट को डिफाइन किया है और ग्रोथ पोटेंशियल रिटर्न को डिफाइन किया है इन परसेंटेज. ये जो इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं ये आपके पास दे रखे हैं ABCDEF और सातवां है इसके अंदर कैश. तो ए से लेकर एफ तक ये 6 तो इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स प्रोजेक्ट के फॉर्म में है और सातवां जो है 7th है कैश के फॉर्म में. तो कुल मिला के ये 7 इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स कंपनी के पास अवेलेबल है. अब इनकी लेंथ ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखी है, ठीक है. ए की दे रखी है 4, बी की 7, सी की 8, दैट इज द ईयर्स कि कितने साल में इनसे इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा. ए से 4 साल में, बी से 7 साल में, सी से 8 साल में, ऐसे ही एफ से 3 साल में और कैश से तो 0 रहेगा ही रहेगा. जब एनुअल रेट ऑफ रिटर्न की बात करी जाती है तो ए का है 3%, बी से मिलेगा 12% पर एनम, ये ईयरली बेसिस पर है. सी से है 9%, डी से है 20%, ई से 15%, एफ से 6% और कैश 0% क्योंकि कैश को तो आप कैश के फॉर्म में फॉलो कर रहे हो तो रिटर्न तो मिलेगा नहीं इससे. खैर, रिस्क कोफिशिएंट भी दे रखा है इसका 1, 5, 4, 8, 6, 3, 0. ऐसी ग्रोथ पोटेंशियल रिटर्न दे रखा है इसका 0, 18, 10, 32, 27, 0. क्लियर. अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की. अगली इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है आपको. द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी इज टू मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट. द गाइडलाइंस फॉर सेलेक्टिंग द पोर्टफोलियो आर. जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है वो है अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न को मैक्सिमाइज करना और इसके रिगार्डिंग कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रखी है. क्या क्या है वो. पहली इन्फॉर्मेशन है द एवरेज लेंथ ऑफ द इन्वेस्टमेंट फॉर पोर्टफोलियो शुड नॉट एक्सीड 7 years. यानी कि जो पोर्टफोलियो दे रखा है यहाँ पर उसके रिगार्डिंग जो इन्वेस्टमेंट की एवरेज लेंथ है वो 7 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन दे रखी है एवरेज रिस्क फॉर द पोर्टफोलियो शुड नॉट एक्सीड 5. जो एवरेज रिस्क है वो 5 से ज़्यादा नहीं पहुँचना चाहिए. तीसरी कंडीशन दे रखी है एवरेज ग्रोथ पोटेंशियल फॉर द पोर्टफोलियो शुड बी एटलीस्ट 10%. यानी कि जो ग्रोथ एवरेज ग्रोथ पोटेंशियल है पोर्टफोलियो के लिए वो 10%, कम से कम 10% होना चाहिए एवरेज ग्रोथ का जो पोटेंशियल है. और फोर्थ दे रखी है आपके सामने एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल अवेलेबल फंड्स मस्ट बी रिटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश और एट ऑल टाइम्स. यानी कि हमेशा कंपनी को जितना भी फंड उसके पास अवेलेबल है उसका कम से कम 10% को कैश की फॉर्म में उसको रखना ही रखना है हमेशा. ये 4 कंडीशंस दे रखी हैं. अब आपको करना क्या है, जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऊपर दे रखी है जिसको हमने अभी डिस्कस किया है उसको ध्यान में रखते हुए आपको इसे LP मॉडल में कन्वर्ट करना है जिससे कि कंपनी अपने टोटल रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सके. तो ये है आपके सामने प्रॉब्लम जिसे आपको LP मॉडल में फॉर्मुलेट करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम का दिया हुआ डाटा है उसको हम एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बेसिस पर डेटा को प्रॉपर्ली समराइज करेंगे. So first of all, we will summarize the data of the problem in tabular form as follows. दिए हुए प्रॉब्लम के डेटा को समराइज करने के लिए हमने एक टेबल का आउटले डिजाइन कर रखा है. अब यहाँ पर हम टोटल इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे. यहाँ मैंने रिसोर्सेस एक साइड में लिखे हैं, दूसरे कॉलम में इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स ABCDEF और कैश को राइट डाउन किया है और लास्ट में टोटल अवेलेबिलिटी को डिफाइन किया है. ठीक है. पहला रिसोर्स हमारे पास है दैट इज द लेंथ ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ हम लिखते हैं अबाउट द
लेंथ ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेंथ ऑफ इन्वेस्टमेंट ए के रेफरेंस में दे रखी है आपको 4, बी के रेफरेंस में 7, सी के रेफरेंस में 8, डी के रेफरेंस में 6, ई के रेफरेंस में 10, एफ के रेफरेंस में 3 और कैश के रेफरेंस आपको दे रखी है 0। और टोटल अवेलेबिलिटी दे रखी है इसको कि 7 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो टोटल अवेलेबिलिटी हो गई इसकी 7 की, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट इज द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। तो एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि ये किस में दे रखा है, परसेंटेज में, तो 3% का मतलब हो गया 0.03 ए के रेफरेंस में, 0.12 बी के रेफरेंस में, 0.09 सी के रेफरेंस में, 0.20 डी के रेफरेंस में, 0.15 ई के रेफरेंस में, 0.06 एफ के रेफरेंस में और 0.00% ये हो गया आपका कैश के रेफरेंस में। एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है, इसे तो हमें मैक्सिमाइज करना है, ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का पार्ट है, तो टोटल अवेलेबिलिटी का मतलब ही नहीं है इसकी, ठीक है। अगला जो आपके पास रिसोर्स या कंस्ट्रेंट दे रखा है वो है आपके पास रिस्क कोफिशिएंट। तो रिस्क कोफिशिएंट की बात करते हैं। रिस्क कोफिशिएंट ए के रेफरेंस में दे रखा है 1, बी के रेफरेंस में 5, सी के रेफरेंस में 4, 8, 6, 3 और 0। और रिस्क कोफिशिएंट के रेफरेंस में आपको टोटल वैल्यू भी दे रखी है कितनी, 5 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो टोटल अवेलेबिलिटी दे रखी है आपको इसकी 5 की। रिस्क के बाद आपको दे रखा है अगला कोफिशिएंट, दैट इज ग्रोथ पोटेंशियल रिटर्न, क्योंकि ये भी परसेंटेज में दे रखा है तो इसको भी मैं परसेंटेज वाइज शो करूंगा। ए के रेफरेंस में दे रखा है आपको ये 0.00%, ठीक है। बी के रेफरेंस में 0.18, ठीक। नेक्स्ट इज 0.10, 32% का मतलब 0.32, ये वैल्यू के टर्म्स में आ गया। ऐसे अगला हो जाएगा 0.20, ऐसे अगला देखा आपको 0.07 और लास्ट देखा आपको 0.00, ठीक है। अब टोटल अवेलेबिलिटी ग्रोथ पोटेंशियल रेट के रेफरेंस में टोटल अवेलेबिलिटी दे रखी है कि जो एवरेज ग्रोथ पोटेंशियल है पोर्टफोलियो का वो कम से कम 10% होना चाहिए, और 10% का मतलब हो गया 0.10, ये हो गई इसकी टोटल अवेलेबिलिटी। क्लियर हो गया। अच्छा, एक और देखा कंस्ट्रेंट आपको कि जो टोटल फंड्स हैं उसमें कम से कम 10% तो कैश के फॉर्म में होना चाहिए, तो कैश अवेलेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको, दैट इज गिवन यू 0.10, 10%। टोटल अवेलेबिलिटी का मतलब नहीं है इसका, ये तो इंडिविजुअल वैल्यू दे रखी है। खैर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो गई। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो डिसीजन वेरिएबल को डिफाइन करना है। तो डिसीजन वेरिएबल का मतलब होगा कि जो कंपनी के पास टोटल फंड अवेलेबल है, हम ये मान लेते हैं कि कंपनी उसमें से x1 अमाउंट ए में इन्वेस्ट करेगी, x2 अमाउंट बी में इन्वेस्ट करेगी, x3 अमाउंट सी में इन्वेस्ट करेगी, x4 अमाउंट डी में, x5 ई में, x6 एफ में और x7 कैश की फॉर्म में रखेगी, ठीक है। तो ये हमने मान लिया डिसीजन वेरिएबल्स को, क्या मान लिया, x1, x2, x3, x4, x5, x6 and x7 is equal to proportion of fund invested in projects A, B, C, D, E, F and cash respectively। तो डिसीजन वेरिएबल क्लियर हो गया, क्योंकि फंड अमाउंट जो फंड है वो इन्वेस्ट करना चाहती है, तो हमने मान लिया कि
X1 X2 X3 अप टू डैश X7 ये प्रोपोर्शन ऑफ फंड है जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, क्योंकि कंपनी क्या मैक्सिमाइज करना चाहती है अपना टोटल रिटर्न, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा मैक्सिमाइज टोटल रिटर्न जेड इज इक्वल टू। अच्छा ये कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा आपको एनुअल रेट ऑफ रिटर्न से, क्योंकि ए में कितना अमाउंट आपने लगाया X1, रिटर्न कितना है 0.03, तो टोटल रिटर्न कितना मिलेगा आपको 0.03 इंटू X1। ऐसे ही बी से कितना मिलेगा 0.12 X2, सी से 0.09 X3, डी से 0.2 X4, ई से 0.15 X5, एफ से 0.06 X6 और कैसे 0 इंटू X7। इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हमारा मैक्सिमाइज जेड को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो मैक्सिमाइज जेड है उसको हम इस तरह से लिखेंगे 0.03 X1 प्लस 0.12 X2 प्लस 0.09 X3 प्लस 0.20 X4 प्लस 0.15 X5 प्लस 0.06 S6 प्लस 0 इंटू X7। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको हम नाम दे रहे हैं किसका, मैक्सिमाइज टोटल रिटर्न जेड का। क्लियर हो गया। अब बात आती है यहाँ पर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट की। तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में जो पहला कंस्ट्रेंट होगा वो कहाँ से आएगा, लेंथ ऑफ इन्वेस्टमेंट से। ए की जो लेंथ ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है 4, बी की 7, सी की 8, डी की 6, ई की 10, एफ की 3, कैस की 0। तो इक्वेशन बनेगी यहाँ पर क्या 4x1 प्लस 7x2 प्लस 8x3 प्लस 6x4 प्लस 10x5 प्लस 3x6 प्लस 0 इंटू X7। और टोटल अवेलेबिलिटी है 7 की, और जो 7 ईयर्स क्या है कि इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। तो एक्सीड नहीं कर सकता मतलब 7 या 7 से कम, तो साइन आएगा लेस देन इक्वल टू 7 का। तो इसको मैं पहली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में पहली इक्वेशन आएगी वो होगी 4 इंटू X1 प्लस 7 इंटू X2 प्लस 8 इंटू X3 प्लस 6 इंटू X4 प्लस 10 इंटू X5 प्लस 3 इंटू X6 प्लस 0 इंटू X7 and this will be less than or equal to 7। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड आएगा आपका कहाँ से, रिस्क कोफिशिएंट से। ये सबसे ऊपर दिख रहा है आपको रिस्क कोफिशिएंट का, ये मैंने लाइन को यहाँ पर फॉलो किया है। तो रिस्क कोफिशिएंट में ए का है 1, बी का 2, 5, सी का 4, डी का 8, ई का 6, एफ का 3, कैस का 0 और टोटल अवेलेबिलिटी 5 की। तो इक्वेशन क्या बनेगी 1 इंटू X1 प्लस 5 इंटू X2 4 इंटू X3 प्लस 8 इंटू X4 6 इंटू X5 3 इंटू X6 0 इंटू X7। अब साइन क्या आएगा यहाँ पर, जो एवरेज रिस्क है वो 5 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो साइन होगा लेस देन इक्वल टू 5 का। ठीक है, तो इक्वेशन को राइट डाउन कर देते हैं इसको ना। 1 इंटू X1 का मतलब हो जाएगा X1 प्लस 5 X2 प्लस 4 X3 प्लस 8 X4 प्लस 6 X5 प्लस 3 X6 प्लस 0 इंटू X7 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 5। क्लियर हो गया क्वेश्चन ये ना। अब जो तीसरा कंस्ट्रेंट आएगा वो आएगा हमारा ग्रोथ पोटेंशियल रिटर्न से। तो ग्रोथ पोटेंशियल रिटर्न यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन तो क्रिएट कर लीजिए ऑटोमेटिकली। इक्वेशन क्या आएगी 0 इंटू X1 प्लस 0.18 इंटू X2। तो लिख लीजिए इसको ना, 0 इंटू X1 प्लस 0.18 इंटू X2 प्लस 0.10 इंटू X3 प्लस 0.32 इंटू X4
प्लस 0.20 इंटू x5 प्लस 0.07 x6 प्लस 0.00 ये तो 0 इंटू x7। अच्छा, यहाँ पर जो ग्रोथ पोटेंशियल रेट है वो कम से कम 10% होना चाहिए, तो साइन आएगा यहाँ पर मोर देन और इक्वल टू 0.10। क्लियर हो गई। ऐसी एक इक्वेशन और दे रखी है यहाँ पर आपको ना, क्या दे रखी है इक्वेशन, जो कैश अवेलेबिलिटी है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 10% होनी चाहिए। तो इक्वेशन बनेगी, और कैश के रेफरेंस में हम वेरिएबल क्या ले रहे हैं, x7, तो इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर x7 इज मोर देन और इक्वल टू 0.10। क्लियर हो गया। अच्छा, एक इक्वेशन और आएगी, जो टोटल फंड कंपनी इन्वेस्ट कर रही है वो कितना है, उसके पास 100% है। तो इसका मतलब ए का x1, बी का x2, इन सबको जोड़ दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7, और ये किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू 100%। और 100% का मतलब कितना आएगा, इट विल बी इक्वल टू 1। ये एक ऑटोमेटिक कंडीशन रहेगी यहाँ पर, ठीक है, एक नेचुरल कंडीशन है ये। तो इसको भी हमें लिखना पड़ेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 एंड दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारे कंस्ट्रेंट्स आ गए। अब लास्ट इसमें कंडीशन और लिखनी है, क्या, x1 कॉमा x2 कॉमा x3 कॉमा x4 कॉमा x5 कॉमा x6 एंड x7 क्या होंगे, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसी वजह से इनकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये कंप्लीट मैथमेटिकल मॉडल तैयार हो गया है दी हुई फाइनेंस प्रॉब्लम के रेफरेंस में, जहां मैंने डिसीजन वेरिएबल्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और इसके कंस्ट्रेंट्स को प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया है। सो दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।